नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प और उलझे हुए जाल को सुलझाने वाले हैं। ये जाल है दुनिया भर में चल रहे टकरावों और भारत के ऊर्जा भविष्य का। कैसे मीलों दूर बैठे देशों की हलचल हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी ऊर्जा को सीधे तौर पर हिलाकर रख देती है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल पजल को समझने के लिए हम इन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग, दुनिया भर के समुद्री चोक पॉइंट्स पर मंडराता खतरा, ईरान का तेजी से होता सैन्य पुनर्निर्माण, अमेरिका की नई एनर्जी कूटनीति और अंत में व्यापार, रक्षा और तेल के बीच का वो नाजुक संतुलन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग। दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती इस बड़े अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आखिर कितने बड़े पैमाने पर ऊर्जा की जरूरत होती है, आइए देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 से 85%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो तेल है जो भारत को बाहर से मंगाना ही पड़ता है। अब जाहिर है, जब अपनी सबसे अहम जरूरत के लिए दूसरों पर इतने भारी पैमाने पर निर्भर रहना पड़े, तो दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में आई एक छोटी सी खरोच भी यहां बहुत गहरा असर डाल सकती है। अगर हम 2025 के लिए भारत के संभावित टॉप तेल भागीदारों की लिस्ट देखें, जिसमें रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका शामिल हैं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारी सप्लाई चेन मिडल ईस्ट की शांति और स्थिरता पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। वहां अगर जरा सी भी चिंगारी भड़कती है तो उसका सीधा असर इस पूरी लिस्ट और हमारी आपूर्ति पर पड़ेगा। और यही हमें हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाता है, वैश्विक चोक पॉइंट्स का खतरा। सवाल यह है कि जब इन आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों पर ही खतरे के बादल मंडराने लगे तो क्या होता है। यहाँ बयानों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। उदाहरण के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ही ले लीजिए। एक तरफ आधिकारिक बयानों में अमेरिका दावा करता है कि एनरिच्ड यूरेनियम की रिकवरी के लिए उसका इस पूरे जलमार्ग पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। ईरान का दावा है कि ओमान और यूएई के जल क्षेत्र को मिलाकर करीब 2200 वर्ग किलोमीटर के इलाके में उसकी सैन्य निगरानी है। दावों की ये सीधी टक्कर ग्लोबल समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। मान लीजिए किसी वजह से हॉर्मुज का रास्ता बंद हो जाता है, तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में ओमान जैसे भौगोलिक रूप से करीब स्थित विकल्प किसी लाइफलाइन से कम नहीं होते। ओमान के निर्यात बंदरगाह अरब सागर के बिल्कुल पार सीधे गुजरात और मुंबई के सामने पड़ते हैं। हालांकि इस क्षेत्र के अपने अलग सुरक्षा खतरे हैं, लेकिन एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर यह रास्ता भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। अब आते हैं तीसरे अहम पहलू पर, ईरान का हैरान कर देने वाला सैन्य पुनर्निर्माण। इन समुद्री रास्तों की नाजुकता को समझने के लिए वहां की सैन्य क्षमताओं की ताज़ा खुफिया जानकारी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये वाकई चौंकाने वाली है। अप्रैल के शुरुआत में 6 हफ्तों का एक संघर्ष विराम यानी सीज फायर शुरू होता है, और सिर्फ 40 दिन के अंदर, जी हां, महज 40 दिनों के भीतर मिसाइल साइटों और लॉन्चरों को पूरी तरह से बदल दिया गया और ड्रोन का प्रोडक्शन फिर से धड़ल्ले से शुरू हो गया। ये रफ्तार दर्शाती है कि वहां हालात कितनी तेजी से अपनी दिशा बदल सकते हैं। CNN को दिए गए एक अमेरिकी अधिकारी के इस बयान को देखिए। इससे यह साफ हो जाता है कि ईरान ने रूस और चीन से मिलने वाले समर्थन की बदौलत उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खुद को फिर से खड़ा कर लिया है। इस खुफिया जानकारी ने उन पुराने दावों की हवा निकाल दी है जिनमें कहा जा रहा था कि हमलों की वजह से इस क्षेत्र की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन सब के बीच हमारा चौथा पॉइंट है अमेरिका का एनर्जी पिवट। खाड़ी देशों में बढ़ते इन सैन्य खतरों को देखते हुए ग्लोबल कूटनीति के स्तर पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की नई दिल्ली यात्रा के एजेंडे से समझा जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प है कि अमेरिका वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरफ से भी घोषणाएं कर रहा है। एजेंडा बिल्कुल सीधा था। पहला, अमेरिका और वेनेजुएला के तेल के जरिए ऊर्जा सौदे पक्के करना। दूसरा, व्यापार असंतुलन को सुलझाना। और तीसरा, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात करना और फ्यूचर में होने वाले क्वाड समिट की नींव रखना। ये पूरी रणनीति काम कैसे करती है। एक तरफ वेनेजुएला है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और जो इस वक्त पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव में है। वहीं दूसरी तरफ क्यूबा को एक नए खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है, जहां 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन और विदेशी खुफिया नेटवर्क होने की बात कही गई है। यानी बड़े तेल भंडारों पर कंट्रोल का फायदा उठाकर अपनी ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करना और सैन्य फोकस को क्यूबा जैसे नए खतरों की तरफ मोड़ना। क्या कमाल की कूटनीतिक चाल है। और फाइनली हमारा पांचवा पॉइंट, व्यापार, रक्षा और तेल के बीच का संतुलन।
इतनी सारी उथल-पुथल और भारी कूटनीतिक दबाव के बीच भारत अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखता है? भारत का कूटनीतिक दांव समझने के लिए इस रक्षा सौदे की तुलना को देखिए। फ्रांस के साथ 114 राफेल जेट्स के लिए 40 अरब डॉलर का अनुबंध हुआ। इस डील में सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं आए, बल्कि 80% तकनीक का हस्तांतरण भी मिला और साफरान इंजन की 100% तकनीक भी। इसके ठीक उलट अमेरिका हथियार तो बेचना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर उनके हाथ हमेशा बंधे रहते हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे काम करता है, इसे इन 3 स्टेप्स में समझिए। पहला, अमेरिका की तरफ से महंगे हथियार खरीदने का भारी दबाव आता है। दूसरा कदम, भारत हथियार खरीदने के बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर देता है, जिससे अमेरिका की ट्रेड इम्बैलेंस यानी व्यापार असंतुलन वाली शिकायत दूर हो जाती है। और तीसरा कदम, इसी बेहतर व्यापारिक रिश्ते का इस्तेमाल करके भारत कूटनीतिक तौर पर इतना स्पेस बना लेता है कि वो रक्षा सौदों में फ्रांस जैसे अन्य देशों का चुनाव आजादी से कर सके। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक। इस बीच ग्लोबल सप्लाई चेन का असर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी साफ नजर आ रहा है, जैसे कि ये खबर, जहां अमेरिका ने ताइवान को होने वाली 14 अरब डॉलर की हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके पीछे आधिकारिक कारण यह दिया गया कि मिडिल ईस्ट में संभावित युद्ध के लिए इन हथियारों को रिजर्व रखना जरूरी है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का एक और पहलू है। स्रोत बताते हैं कि 14 अरब डॉलर के हथियारों की ये रोक असल में एक गहरे जियोपॉलिटिकल डर को छुपा रही है। ये सिर्फ हथियारों की कमी की बात नहीं है, बल्कि शायद ताइवान को लेकर चीन द्वारा तय की गई रेड लाइंस को पार न करने का एक तरीका है। ऐसा लग रहा है मानो मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष एशिया में किसी बहुत बड़े टकराव से बचने के लिए एक पर्दे की तरह काम कर रहा हो। तो इन तमाम कूटनीतिक चालों और दांवपेच को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है। क्या हमारी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सच में सिर्फ बाजार, डिमांड और सप्लाई के नियमों से चल रही है, या फिर इसका पूरा कंट्रोल दुनिया के नक्शे पर खेले जा रहे क्षेत्रीय युद्ध और सैन्य ताकतों के इस शतरंज के खेल के हाथ में है? ये वो सवाल है जो हमारे ऊर्जा भविष्य की दिशा तय करेगा। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत